प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता भी है कि हम संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे भैया, और स्टार वाली क्लास चल रही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कोई भी जो भी एसआई के लिए तैयारी कर रहा है, अगर वो इस क्लास को देखेगा तो आपका जीएस विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और उसके कंधों पर लग जाएंगे भैया स्टार, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर समस्या होगी, आपको किसी विषय में समस्या होगी आपको, तो वो जीएस विषय ही होगा। तो मैं आपसे वादा भी किया हूँ कि आपको कंप्लीट चीज़ें कराऊंगा। तो आज भैया, तो आज आपसे आप देखोगे आपको संविधान की भी क्लास मिलेगी, स्टार वाली क्लास भी मिलेगी, और साथ साथ मैथ वाली क्लास भी मिलेगी, मैथ वाली रामबाण सीरीज। तो दोनों को करें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं विषय को। और जब विषय को प्रारंभ करेंगे भैया, तो विषय हमारा क्या चल रहा था? संविधान का निर्माण चल रहा है, संविधान निर्माण चल रहा है। और इस संविधान निर्माण की कड़ी में हम लोग पहुंच गए कहां पर भैया? 13 दिसंबर 1946 में पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए भैया? 13 दिसंबर 1946। और इस 13 दिसंबर 1946 की जब बात करेंगे, तो 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव आया था, और वो प्रस्ताव आपका उद्देश्य प्रस्ताव कहला रहा था। क्या कहला रहा था? उद्देश्य। और हमने कल बताया भी था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको प्रस्तुत किसने किया है? तो प्रस्तुत भैया किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। परंतु आपसे एक चीज आप ये भी जाने कि ये है क्या भाई? आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो है क्या? अब आप देखोगे उद्देश्य प्रस्ताव में आया क्या। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो बात कही गई, वो कही गई कि जो हम हैं वो स्वतंत्र संप्रभु निकाय, स्वतंत्र संप्रभु निकाय की घोषणा करती है। उद्देश्य प्रस्ताव कहता है कि हम अपने आप को स्वतंत्र संप्रभु निकाय घोषित करते हैं, तथा अपने भविष्य के निर्माण में, अपने भविष्य के लिए, हम भविष्य के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संविधान का निर्माण करते हैं। तो यहां से भैया ध्यान से देखिएगा कि स्वतंत्र संप्रभु निकाय की घोषणा करते हैं कि जो हम हैं, हम पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। हम एक संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं अपना संविधान बनाने के लिए, और वो संविधान हमारे भविष्य के लिए होगा। और ये संविधान बनाएगा कौन? तो भैया संविधान सभा बनाएगी। ऐसा हमारा उद्देश्य प्रस्ताव कहता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका आगे चल के प्रस्तावना के रूप में आता है। तो वहां पर कहा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु, बात समझिएगा, संपूर्ण संप्रभु निकाय बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय दिलाएंगे। तो आप देखिएगा कि जो भी करना है हमें करना है। और हमने ये बात कब कही? 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहा क्या? स्वतंत्र संप्रभु निकाय की घोषणा करते हैं हम। और घोषणा कर दी तो भविष्य के निर्माण में, भविष्य के लिए एक संविधान के निर्माण के बात करते हैं कि हम एक संविधान बनाएंगे। अब यही जो प्रस्ताव है, तो याद रखिएगा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये आया कहां पर? तो याद रखिएगा कहां पर आया भैया? संविधान सभा में आया। कहां पर आया? तो संविधान सभा। और ये जो संविधान सभा है, ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो अब आगे देखिएगा संविधान सभा हो गई। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में आ गया, तो आपसे ये कह नहीं सकता कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को
कब स्वीकार कर लिया गया? कब स्वीकार कर लिया गया? तो भैया स्वीकार करने के लिए कल डेट बताई थी 22 जनवरी। कौन सी जनवरी? 22 जनवरी। तो अब आप देखोगे 22 जनवरी, तो अब ये 22 जनवरी आ गई। 22 जनवरी कब? 1946 में तो ये हो रहा है। और अगर 22 जनवरी की बात करेंगे तो कब आ जाएगा? 1947 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। आपसे कहेगा, क्योंकि आप एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, दरोगा बनने जा रहे हैं, तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और ये जो क्लास है आप देखिएगा आगे आगामी आरओ, एआरओ और जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें भी ये बहुत लाभकारी साबित होगी। तो इसका ले स्क्रीनशॉट और हम बढ़ेंगे अब भैया आगे की ओर। और आप लोग शेयर करें, जरूर करें, सब्सक्राइब कराएं। और मैंने कहा जल्द मुलाकात होगी लाइव आपकी हमारी, और वहां पर आपको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊंगा। 3-3 घंटे की क्लास आपकी लगाऊंगा। तो भैया इसको मैं करता हूं रफ, और इसके नोट्स बनाए नहीं तो आप चीजें भूल जाएंगे। और मैंने कहा पढ़ना से कोई फायदा नहीं भाई, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को ना कर पाए तो भैया ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर पूरा लाभ उठाना है इस क्लास का तो नोट्स बनाएं और उन्हें निरंतर प्रक्रिया में लें और याद करते भी चलें उन चीजों को। और जो भी चीजें ना समझ में आए, कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नंबर दिए गए उन पर संपर्क करें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो संविधान के निर्माण की। तो आप सभी को पता है निर्माण तो प्रारंभ हो, बैठकें भी हो गई हैं। पहली बैठक आप देखोगे 9 दिसंबर को मैंने पढ़ाई थी, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी वाली थी ये 13 दिसंबर वाली। परंतु यहीं पर आप देखोगे आपकी एक मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम लगातार एक तो अंतरिम सरकार में शामिल हुई, और शामिल होने के बावजूद भी भैया लगातार उसके नखड़े जारी रहे। और मैंने कहा जब नखड़े जारी रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया जिन्ना चाहे ना चाहे पाकिस्तान, पर मैं पाकिस्तान चाहता हूं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बनना आवश्यक हो गया। तो अब यहां पर हमारा जो संविधान सभा था, इस संविधान सभा के सीटों की संख्या कितनी घोषित की गई थी? 389। अब मुस्लिम लीग मान नहीं रही, वो पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई है। तो जब पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई है तो यहां पर एक योजना लेकर आए हम लोग 3 जून 1947, और ये योजना हुई माउंट बेटन योजना। कौन सी हुई भैया? माउंट बेटन योजना। तो आप देखोगे जब पहली बार संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ तो देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, उन्होंने अपने आप को चुनाव से दूर रखा। परंतु अब 3 जून 1947 को एक माउंट बेटन योजना आई, और इस माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? पाकिस्तान। बस नाम इसका पाकिस्तान भैया, ये बहुत बड़ा नापाक आदमी है। अब इसके बाद चलोगे तो भारत तो हमारा था ही। तो आपसे ये कह सकता है किस योजना के तहत, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हो गया? तहत भारत का विभाजन हो गया। तो भैया याद रखिएगा कि वो योजना कौन सी है जो विभाजन करा रही है भारत का? तो वो योजना आपकी कहलाएगी क्या? माउंट बेटन योजना। अब एक पाकिस्तान आ गया, एक भारत तो था ही, उसका नया स्वरूप आ गया। तो अब ये जो संविधान सभा की सीटों की संख्या 389 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी भैया? 389। ये सीटों की संख्या भैया संविधान सभा की घट गई। तो याद रखिएगा माउंट बेटन योजना के बाद, माउंट बेटन योजना के बाद, तो माउंट बेटन योजना के बाद जब जाओगे तो सीटों की संख्या जो हो जाएगी 299।
299। अब इस 299 में भैया दो लोग हैं, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत वाले, कौन सी बात करोगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो जब हम ब्रिटिश भारतीय प्रांत की करेंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, तो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं इनकी सीटें हो जाएंगी 229। और अब आप जाओगे तो देसी रियासत की बात करोगे, किसकी बात करेंगे भैया, देसी रियासत। और देसी रियासत का मतलब मैंने कहा राजा रजवाड़े। तो भैया क्यों राजा आपके संविधान में आना चाहेंगे, वो अभी तक अपने फैसले स्वयं लेते हैं, उनके कानून उनकी प्रजा मानती है, अब वो कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो ऐसा कौन चाहेगा भैया, ऐसा कौन चाहेगा। तो अब यहीं पर आप देखिएगा देसी रियासतों के लिए जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई तो 70। कितनी सीटें दी गई, 70। अब धीरे धीरे आप देखोगे जो देसी रियासत के लोग हैं, राजा हैं, वो धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होने लगे हैं। क्यों, हमने कहा अंतरिम सरकार बन गई है और प्रथम अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बना दिया गया भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार जी ने दो बातें कही, या तो प्रेम से आ जाओ, या तो प्रेम से आ जाओ, और गृह मंत्री का काम क्या होता है, या तो डंडे से आ जाओ। तो भैया सब आ गए, पर 5 से 6 लोग बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो आपसे पूछा भी जाता है कि उन्हें भारत में कैसे मिलाया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई है कि ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि संविधान सभा की जब पूछे तो 389 लगाएंगे, पर माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा तो 299, वो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है। ठीक है, तो इतना आप सभी ले लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। अब बात समझिए कि यहां पर जो संविधान सभा है इसको एक संप्रभु निकाय घोषित ही कर दिया गया है। और संप्रभु निकाय घोषित किया तो इसके दो काम, एक तो संविधान का निर्माण करेगी भाई, किसका निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। और दो चीजें एक बार और देखते हैं, फिर धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि लगभग 552 देसी रियासतें हैं, कहीं कहीं पर स्रोत जो मिलता है वो 565 का भी मिलता है, पर ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो 552 वाला ही आता है। कई स्रोतों में 565 मिलता है, पर जो एग्जाम में ज्यादातर देखा है मैंने वो 552 देसी रियासतें हैं। और इन देसी रियासतों में आप देखोगे का कुल 5 देसी रियासतें हैं जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पर धीरे धीरे आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो सबको मिला लेते हैं। और सबको मिला लेते हैं तो यही याद करिएगा, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको देखिएगा। तो भारत में आप सभी को पता है कि भारत का एक पहले से ही भौगोलिक विविधता रखता है, एक बड़ा क्षेत्र है उसके पास। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी क्षेत्र विलय नहीं कर रहे थे। तो सबसे खतरनाक दक्षिण में हैदराबाद, कौन सा भैया, हैदराबाद। और गुजरात में चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा जूनागढ़, और ऊपर चले जाओगे तो जम्मू कश्मीर। तो अब आप देखोगे हैदराबाद में जो शासन था वो निजाम का है। किसका है भाई, निजाम का है। और जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्रों में रहा है, तो यहां से पूछा भी जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा हरि सिंह शासक हैं। कौन से, हरि सिंह हैं। क्यों, क्योंकि माउंटबेटन योजना ने कहा है कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दो, आप किसी के पक्ष में ना जाओ। तो जम्मू कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, जूनागढ़ आप देखिएगा पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हैदराबाद भी पाकिस्तान के साथ, यहाँ की जो आवाम है वो भारत के साथ रहना चाहती है, जूनागढ़ की आवाम है वो भारत के साथ रहना चाहती है, पर यहाँ के जो नवाब हैं, जो शासक वर्ग है, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कहाँ जाओगे भैया? पाकिस्तान। अब तुम तय मिलते हैं कि पाकिस्तान जाना है तुमको, जाओ, अभी पहुंचाते हैं आपको पाकिस्तान। तो इन पर करा दी पुलिस कार्रवाई। क्या करा दिया? पुलिस कार्यवाही। और ऑपरेशन चला पोलो। कौन सा चला? ऑपरेशन चला भैया पोलो। तो अब यहां से याद रखिएगा कि हैदराबाद को भारत में किस आधार से मिलाया गया। तो याद रखिएगा पुलिस कार्रवाई द्वारा, और ऑपरेशन कौन सा था? पोलो। मतलब मैंने आपसे कहा दो आधार, या तो बात प्रेम से मानिए या तो बात डंडे के साथ मानिए। तो अब आप देखिएगा डंडे के साथ किसको मनाया? पुलिस कार्रवाई। और पुलिस कार्रवाई से कौन आ गया? हैदराबाद। यहीं पर आप देखो कि केरल में त्रमणकोर है, वो आसानी से समझ जाते हैं। मध्य में भोपाल है, वो भी आसानी से समझ जाते हैं, पर ये जूनागढ़ वाला नहीं समझ रहा है। और यहाँ की आवाम जो है वो भारत के साथ रहना चाह रही है, कि वो कह रही कि मैं भारत नहीं छोड़ सकता, पर शासक कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भैया अब आवाम की बात मानी जाएगी, जनता की बात मानी जाएगी। और यहां पर करा दिया क्या? जनमत संग्रह। अब जिसके पक्ष में वोट ज्यादा पड़ेंगे वो वहीं जाएगा। कि अगर यहां के ज्यादा लोग कह देते हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना है, तो भैया फिर पाकिस्तान में चला जाएगा जूनागढ़। अगर कह दिया कि भारत में रहना है, तो भैया भारत में आ जाएगा। तो यहां के जूनागढ़ निवासियों ने क्या कह दिया? एक अच्छा फैसला ले लिया। और अच्छा फैसला यह रहा कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, ये नापाक पाकिस्तान नहीं जाना चाहते भैया। ठीक है, अब आगे बढ़े तो जम्मू कश्मीर, इनका एक अलग स्वयं कि भैया हम स्वतंत्र हैं, आजाद रहेंगे, अपना देश घोषित करेंगे। परंतु 1948 में कर दिया आक्रमण। किसने? 1948 में याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कर दिया गया आक्रमण। और जब कर दिया गया आक्रमण, तो अब इनकी कोई समझ में ना आए, तो भारत से शरण मांगी और भारत को के साथ विलय पत्र किया। कौन पत्र हुआ? विलय पत्र। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को किससे मिलाया गया? विलय पत्र से। पर एक गड़बड़ी हो गई, इसे हमने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? विशेष राज्य का दर्जा। जो आप देखोगे जम्मू कश्मीर को हमसे काट रहा था। कई सारे ऐसे प्रावधान थे जो पाकिस्तान के पक्ष में मजबूत थे। ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है क्या भाई, ये तो भारत का है। तो हमारी पार्लियामेंट ने किया 31 अक्टूबर, याद रखिएगा 2019, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, क्योंकि यहां पर हम अधिनियमों को ही पढ़ रहे हैं, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को नए तरीके से गठित कर दिया। एक बना दिया भैया लद्दाख, और एक क्या बना दिया? जम्मू कश्मीर। और इनको बना दिया संघ शासित क्षेत्र। क्या बना दिया? संघ शासित क्षेत्र। अब बढ़िए आगे की ओर, और मैं आपको प्यार से पढ़ा रहा हूं, और आप लोगों का काम है बस शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें, और नोट्स जरूर बनाएं, अपने लिए काम करें, नोट्स बनाएं। तो इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की व्यवस्था की ओर। तो मैं इसे रफ करता हूं, और फिर हम लोग बढ़ेंगे कहां पर भैया? आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक चीज आ गई कि माउंटबेटन योजना के बाद जब संविधान सभा आई, तो सीटों की
तो भैया अब ये जो संविधान सभा हो गई, यहीं पर आप देखोगे एक मैंने कहा था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आ जाएगा, और इस अधिनियम के तहत आप सभी को पता है कि संविधान सभा एक आपका संप्रभु निकाय हो गया। कैसा हो गया? संप्रभु निकाय। तो अब आप देखोगे ये अगर संप्रभु निकाय हो गया तो ये संविधान का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? संविधान का निर्माण कर सकता है, और कैसा भी कर सकता है, इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से जारी था, ब्रिटिश सरकार का अगर कोई भी कानून था या ब्रिटिश पार्लियामेंट से था, तो उसे रद्द भी कर सकती है। क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है या इसे समाप्त कर सकती है, इतनी पावर इसको मिल गई। तो अब जो संविधान सभा है इसके पास दो काम आ जाएंगे। एक तो आएगा, आप देखोगे, संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। और संविधान के निर्माण के लिए आप देखोगे ये कई सारी समितियों को बनाएगी। भाई आप देखोगे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आप जाओगे तो ये संविधान का निर्माण करेगी, दूसरा काम विधायिका का करेगी। अब विधायिका का कैसे करेगी? तो आप देखो कि संविधान सभा का काम है संविधान को बनाना, लागू कौन करेगा? विधायिका करेगी। तो अब ये दो रूपों में काम करेगी। तो याद रखिएगा, तो संविधान सभा का निर्माण और विधायिका, एक तो संविधान सभा के रूप में काम होगा और एक विधायिका के रूप में होगा। तो एक चीज याद रखो, हमने संविधान सभा के रूप में जब पढ़ा था तो हमने अध्यक्ष किसको पढ़ा था भैया? अध्यक्ष पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ा था। किसको पढ़ा था भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होगी, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होगी। किसके होगी? सभा के रूप में होगी। तो याद रखिएगा तब अध्यक्ष आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। परंतु अगर वही हम पर बात कर दें कि जब संविधान सभा की बैठक, जब संविधान सभा की बैठक, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होगी, विधायिका के रूप में होगी, तो कौन अध्यक्ष बनेगा? तो भैया आप सभी लोग याद रखिएगा, तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मत लगाइएगा। अगर आप लगाते हो तो आपका क्वेश्चन गारंटी के साथ गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? गारंटी के साथ गलत हो जाएगा कि कहेगा जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तब अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो याद रखिएगा कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होगी भैया, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो जीवी मावलंकर, मालवंकर, सॉरी, मालवंकर। तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे संविधान का निर्माण भी होने लगा, विधायिका भी बन गई। और आप सभी को पता है कि 1950 से 1952 आपकी संविधान सभा ने एक तरीके से संसद का काम किया है। किसका काम किया है? संसद का। तो आपसे कह सकता है भारत की पहली संसद कौन है? क्या कह देगा भैया? भारत की पहली संसद। तो भैया भारत की जो पहली संसद हो जाएगी वो संविधान सभा हो जाएगी। क्या कहेगा? भारत की पहली संसद
तो भारत की जो पहली संसद हो जाएगी वो कौन हो जाएगा भैया? आपकी संविधान सभा। कौन हो जाएगा भाई? संविधान सभा। तो आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूं एक एक चीज करके। तो यहां पर संविधान सभा आ गया, तो संविधान सभा क्या हो गई? भारत की पहली संसद हो गई भैया, भारत की पहली संसद। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आप देखोगे संप्रभु निकाय था, निर्माण कर सकती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी किए कानूनों को समाप्त कर सकती है, उनमें चेंज कर सकती है। संविधान का निर्माण जब होगा तो याद रखिए, जब संविधान बनेगा या संविधान सभा की जब बैठक संविधान सभा के रूप में होगी तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और वही जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होगी तो जीवी मालवंकर होंगे। भारत की पहली संसद की बात करें तो संविधान सभा। अब ये जो संविधान सभा है ये हमने कहा कि संविधान के कार्यों को विभाजित करेगी, किसको क्या करना है उसके लिए समितियों का गठन करेगी और उन समितियों में उनके अध्यक्ष लाएगी। तो भैया अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। तो इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और आप लोग नोट्स बनाते रहे भाई, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है भैया, आप परीक्षा में क्वेश्चन आते हुए गंवा दोगे। और हमने कहा कि 4 से 5 क्वेश्चन का दबाव रहता है और वो मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके आसानी से कवर करा दूंगा। और अगर वो हो गए तो भैया लग जाएंगे कंधों पर स्टार, मिल जाएगी वर्दी, हो जाएगा सपना साकार। और सपना करना है साकार तो भैया लो स्टार वाली क्लास। और अगर हो उन्नाव के क्षेत्र के तो आ जाओ एक बार, मैंने गारंटी बताई है कि आप जीएस विषय में ऐसा नहीं होगा कि आप समस्त विषयों में नंबर लिए हो भरमार, भरपूर नंबर हैं, फिर भी जीएस में रुक गए, तो ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, पूरी दम लगा दूंगा आपके साथ। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर हमने कहा कुछ समितियां बना दी गई। अब इन समितियों में जैसे एक आई संचालन, कौन सी? संचालन समिति। तो आपसे पूछ सकता है कि संचालन समिति, तो संचालन समिति का काम है कि कैसे सारी व्यवस्थाओं को बनाया जाए, संचालित किया जाए। तो इस संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद करते रहिएगा, कौन से हो जाएंगे भैया? प्रसाद। तो संचालन समिति बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहीं पर आप देखिएगा प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। अब एक बात याद करो पीछे वाली, मैंने आपसे कहा था कि प्रांतों में जो हमारे छोटे छोटे भागों में बटे थे राज्य, उन देशी रियासतों को एक किसने किया भाई? एक किसने किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई किसने किया था भाई? कि हमने कहा कि जो हमारे, जैसे हमने कहा था कितनी रियासतें थी? 552, और इनको एक करने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ये एक करने वाले हैं भैया। और याद रखिएगा इसीलिए इन्हें हम भारत का विस्मार्क भी कहते हैं, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। और ये भी मैं बता रहा हूं, भारत का बिस्मार्क। तो अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए बिस्मार्क हो जाते हैं क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के थे। जर्मनी 2 भागों में बटा था, उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, और बिस्मार्क ने उस जर्मनी को एक कर दिया था। क्या कर दिया था भैया? एक कर दिया था। जिस कारण, और भारत को एक करने वाला नहीं तो ये आप देखोगे खंड खंड दिखते भारत के, और एक अखंड भारत बनाने वाला कौन आ गया? तो अखंड भारत बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कह देते हैं? भारत का बिस्मार्क। अब यही प्रांतीय समिति आ गई और इस प्रांतीय समिति का अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
कौन से हो गए भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ोगे तो एक शक्ति मिलेगी संघ वाली, संघ शक्ति समिति। तो आप सभी को पता है कि संघ शक्ति समिति में जाओ, तो संघ शक्ति समिति में जब हमारी सरकार चुनी गई है तो उस सरकार में संघ की पावर आप देखोगे, वास्तविक जो पावर होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो यहां से आप ऐसे याद करें कि भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा वही तो संघ शक्ति का समिति का प्रधान होगा, तो हो जाएंगे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके जितनी भी संघ की शक्तियां हैं सारी इनके हाथ में। अब आगे जाओगे, संघीय संविधान समिति, इसको यहां से लिख देते हैं, संघीय संविधान समिति। और जो संघीय संविधान समिति है, इस संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष भैया कौन है? वो हो जाएंगे आपके फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जाओगे तो आपको अगली समिति मिलेगी प्रारूप समिति। यही बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को हम आगे एक एक चीज इसके बारे में पढ़ने वाले। प्रारूप समिति, और जो प्रारूप समिति है इसका बॉस बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर माना जाता है कि इस संविधान सभा का अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी था या इसमें कोई पढ़ा लिखा था तो वो भैया कौन थे? सर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आप देखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ भी याद आता है कि भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में कहां से चुने गए थे, बाद में कहां से चुने गए, तो वो अलग विषय है, वो आगे बताऊंगा। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। प्रारूप समिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद रखेंगे। इतना आप करें याद और लें इसका स्क्रीनशॉट, और फिर मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखोगे ये जो प्रक्रिया चलेगी भाई, जो संविधान के निर्माण की एक व्यवस्था होगी, तो हम कह सकते हैं प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी आ जाएगी भैया? प्रक्रिया नियम समिति। और जो प्रक्रिया नियम समिति होगी आपसे कह सकता है प्रक्रिया नियम समिति। तो भैया प्रक्रिया नियम जो समिति होगी आपसे कह सकता है कि प्रक्रिया नियम समिति। भैया 8 बड़ी समितियां, मैं आपको एक एक समिति पढ़ा रहा हूं। प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे जाओगे, इसके बाद जाओगे तो आपके लिए राज्यों के लिए समिति होगी। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि राज्यों के लिए समिति कैसे होगी। तो भैया राज्यों का भी तो दायित्व तो किसके पास होगा? प्रधानमंत्री के पास। तो राज्यों के लिए समिति, तो जो राज्यों के बारे में जो व्यवस्था होगी कैसे क्या किया जाए, तो जो राज्यों के लिए भी समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखोगे धीरे धीरे हम समितियों को खत्म करते चले जा रहे हैं, पर आपका भी काम होगा उन समितियों को याद कर लेना। अब आगे बढ़े तो आप देखोगे मौलिक अधिकार संबंधी अल्पसंख्यकों के लिए, मौलिक अधिकार संबंधी अल्पसंख्यकों के लिए भी समिति होगी। उसी में जनजाति आ जाएगी, उसी में सारे क्षेत्र आ जाएंगे। उनके लिए जो सलाहकार समिति होगी, उस सलाहकार समिति में आप देखोगे कई समितियां हो जाएंगी।
उपसमितियां हो जाएंगी तो उसमें जेबी कृपलानी भी आ जाएंगे, अन्य लोग आ जाएंगे, तो वो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे बस ध्यान से देखिएगा। तो आपको 7 समिति हैं, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आओ, तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति। अगली समिति कौन सी हो जाएगी? मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति। तो जो उपसमिति है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी। कौन से हो जाएंगे भैया? जेबी कृपलानी। इसके बाद जाओगे तो मौलिक अधिकार संबंधी अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार संबंधी अल्पसंख्यक समिति कि अल्पसंख्यकों को, तो इसके अध्यक्ष होंगे आएंगे बी.एन. राव। बी.एन. राव। इतनी बात कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और फिर हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं कि कैसे प्रारूप समिति में काम हुआ। और छोटी समितियां भी बहुत हैं, हम केवल इन बड़ी समितियों पर बात किए हैं। अब एक समिति है उसे हम पढ़ेंगे और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे भैया, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और वो समिति कौन सी कहलाएगी भैया? आपकी प्रारूप समिति कहलाएगी। कौन सी भैया? प्रारूप समिति। तो मैंने कहा कि संविधान सभा ने हर समिति के काम को बांट रखा है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। उसी कड़ी में भाई, उसी कड़ी में इसने प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप बनाने की बात करी है। क्या कहा है? कि संविधान का प्रारूप तैयार करो। तो संविधान का प्रारूप कौन तैयार करेगा? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हैं वो है भैया डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। तो हम कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको कहिए, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहिए। और ये आपसे ये भी कह सकता है कि प्रारूप समिति है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 29 अगस्त 1947। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई है, वो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई भैया? 29 अगस्त 1947। अब ये जो प्रारूप समिति है ये आपकी 7 सदस्यीय है। कितने सदस्यीय भैया? 7 सदस्यीय है। तो आपसे ये भी कह सकता है कि प्रारूप समिति कितने सदस्यीय है? तो प्रारूप समिति कितने सदस्य हो गई? 7। अब हम यहां पर यह भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से 7 लोग आए। भाई कौन कौन से 7 लोग आए? तो एक बात और जान लो, तो संविधान का प्रारूप किसने बनाया? प्रारूप समिति ने। और जब संविधान का पूरा प्रारूप तैयार कर दिया प्रारूप समिति ने, और उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम कहते हैं संविधान का पिता। क्या कहते थे भैया? संविधान का पिता। और याद रखिएगा, संविधान के पिता के साथ साथ इन्हें एक उपमा भी देते हैं, आधुनिक मनु की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मनु। तो आज से कह सकता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आधुनिक मन की संज्ञा हम किसे देंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। भैया आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दे देंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये हो गए भैया आधुनिक मन और संविधान के पिता। अब ये समिति आई, हमने कहा 7 सदस्य। तो इसमें जाओगे तो आपको कई लोग मिलेंगे, जैसे मिल जाएंगे आपके टीटी कृष्णाचारी। कौन से मिल गए? टीटी कृष्णाचारी। इसके बाद आप बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको कई सारे लोग मिलेंगे, एन गोपाला स्वामी अयंगर। कौन से मिल जाएंगे? एन गोपाला स्वामी अयंगर।
तो अब आप देखोगे एन गोपाला स्वामी अयंगर भी हो गए। तो अब आगे डॉक्टर के एम मुंशी, कौन से मिल गए भैया? डॉक्टर के एम मुंशी। तो आप धीरे धीरे इनको याद करें, जैसे टीटी कृष्णाचारी हो गए, गोपाला स्वामी अयंगर हो गए, और आपके कौन से हो गए? सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला। तो आप देखोगे 4 लोग हो गए कि टीटी कृष्णाचारी हो गया, आगे आगे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और आगे आ जाएंगे एन माधव राव। कौन से आगे भैया? एन माधव राव। तो भैया एन माधव राव आ गए। तो यहां से याद करो 6 तो ये हो गए, और 7 में डॉक्टर साहब हो गए। तो याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति है उसमें 7 लोग थे। टीटी कृष्णाचारी थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और एन माधव राव थे। इनका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, और इन्हें आप ध्यान से रखिएगा। कि ऐसे इसमें 2 लोग हैं जिनको नहीं चुना गया था, जैसे एन माधव राव। दूसरे आ जाओ तो टीटी कृष्णाचारी, इन दोनों को नहीं चुना गया था। अब यहां पर एक थे बी एल मित्र। कौन थे भैया? बी एल मित्र। तो बी एल मित्र की जगह एन माधव राव आए, और यहां पर एक थे डॉक्टर डीपी खेतान, और जो डॉक्टर डीपी खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह आ गए टीटी कृष्णाचारी। तो आपसे याद रखिएगा कि जो मैंने आपको 7 सदस्य पढ़ाए हैं उनमें 2 सदस्यों का पहले निर्वाचन नहीं हुआ था, पहले इसमें नहीं थे, परंतु बी एल मित्र की जगह एन माधव राव आ गए, डॉक्टर डीपी खेतान आ गए, टीटी कृष्णाचारी। तो अब इसका भी ले स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसे सब रब करता हूं। अब इस प्रारूप समिति का काम क्या बचा? प्रारूप को तैयार करना। अब ये प्रारूप तैयार करेगी और उस प्रारूप पर होगी बहस। तो आप देखिएगा कि बहस के लिए इन्होंने 3 वाचन दिए, कि संविधान के पर जो बहस हुई है वो 3 वाचनों में हुई है, और बहुत सारी बहसें हुई और बहुत सारी बैठकें हुई। तो सबसे पहला वाचन याद रखिएगा जो संविधान का हुआ वो 4 नवंबर से चालू हुआ, 4 नवंबर 1948 से। 4 नवंबर 1948 को पहला वाचन मतलब प्रारंभ हुआ, और ये चला 9 नवंबर। कौन सा चला? 9 नवंबर, और 9 नवंबर 1948 तक। तो ये संविधान का पहला वाचन था। दूसरा जाओगे तो आपका चलेगा 15 नवंबर से, 15 नवंबर 1948। भैया ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं से 17 अक्टूबर 1949, ये संविधान का दूसरा वाचन था। अब तीसरा वाचन जाओगे तो आपका चलेगा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और याद रखिएगा 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। तो हमारा संविधान बनके, हमारे संविधान का जो निर्माण था वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। तो आप देखिएगा कि 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 चला। तीसरा
दूसरा 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच चला। आगे गए तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान का निर्माण हो गया। तो अब आप देखिएगा इस संविधान के निर्माण में जो हमारी संविधान सभा ने समय लिया वो लिया 2 साल। कितने साल में बनाया? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने दिन में तैयार किया? 2 साल 11 माह 18 दिन में बन गया भैया भारत का संविधान, पर लागू नहीं हुआ, पर लागू नहीं किया गया। अभी मैं जब प्रस्तावना आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको कई सारी डेटे, इसकी तिथियां बताऊंगा क्यों ऐसा किया गया। पर थोड़ी बात समझो, 1900 इतिहास में जाएंगे थोड़ा। 1929 और कांग्रेस का है लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन भैया? लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन से आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और इस लाहौर अधिवेशन में एक काम हुआ और इसके अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस घटना को मैं जोड़ रहा हूं, क्यों 26 नवंबर को हमने लागू नहीं किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया और वो प्रस्ताव था भैया पूर्ण स्वराज्य का। किसका प्रस्ताव था? पूर्ण स्वराज्य का। तो अब जब पूर्ण स्वराज्य हो गया और वहीं पर हमने डिसाइड किया अगला 1930 26 जनवरी 1930 इसको मनाया हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और फहराया झंडा। तो ये इतिहास में डेट दब के ना रह जाए तो याद रखिएगा, जब संविधान के लागू करने की बात करें तो लागू हमने किया है 26 जनवरी 1950। आप बात समझिए कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो निर्माण में आप देखिएगा संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण हो गया भैया, यही पढ़ रहे थे। और संविधान के निर्माण में हमें मिले 395 अनुच्छेद और जो अनुसूचियां मिली वो मिली कितनी भैया? 8। और एक मिली हमें क्या? प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव। इतनी चीजें हमको मिल गई और ये सब लागू कब हुई? तो 26 जनवरी 1950। और निर्माण कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949। आपको मैंने सारे वाचन पढ़ा डाले। अब भैया लो इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ी चीजें और आपको बताता हूं और आप इसके नोट्स बनाते रहें। और अंतरिम सरकार और सरकार, भाई एक स्वतंत्र सरकार, एक अंतरिम सरकार, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। पर इसका लें स्क्रीनशॉट और अगली क्लास जो होने वाली है बहुत मजेदार होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और सफलता सुनिश्चित कर लें भैया। यही अंतिम मौका है, जल्द से जल्द आए, साथ जुड़ें प्रयाग एकेडमी के। अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना हो तो आ जाएं उन्नाव में, अगर क्षेत्र उन्नाव के हैं तो भैया इसका लें स्क्रीनशॉट। और फिर मैं बढ़ता हूं आगे की ओर और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मजा जरूर आ रहा होगा। और मजा आ रहा है तो भैया शेयर भी तो करो, लोगों को जोड़ो, सब्सक्राइब कराओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ। और जब लाइव मिलेंगे तो उसका अंदाज ही नया होगा भैया। एक नए अंदाज में आप पढ़ रहे हो, एक नया अंदाज है भाई। यूट्यूब पर आपको पूरा संपूर्ण विषय एक तरफ से मैं करा रहा हूं, आप पढ़ें तो आपको बढ़िया लगेगा। और अगर बढ़िया लगता है भैया तो आप थोड़ा बढ़िया करें भी, और क्या करें? शेयर करें भैया, शेयर करें। तो अब आप देखोगे ये तो हमारे संविधान सभा के कार्य थे। अब समितियों ने क्या किया? प्रारूप समिति। आप याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण समिति है क्योंकि संविधान का प्रारूप बनाया है, इसीलिए BR अम्बेडकर संविधान के पिता कहलाए। और ये भी कहा भैया मैंने कि BR अम्बेडकर सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में थे।
सबसे पढ़े लिखे थे भैया। ऐसे नहीं कि प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई, ऐसे नहीं भैया आपने आसानी से संविधान का पिता कह दिया। और ऐसा संविधान निर्मित किया है भारत के लिए कि हर नागरिक को अधिकार दिए, हर वंचित शोषित तबके को अधिकार दिए। जो भी वंचित रहा है, पढ़ने का अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, बसने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। आप देखोगे ये सारे अधिकार हमारे पास नहीं थे, और सारे अधिकार हमको बी आर अम्बेडकर ने दिए। तो आज जो वर्तमान परिदृश्य में परिस्थितियां हैं, तो कोई आप देखोगे बी आर अम्बेडकर को आपका ना भगवान मान रहा है, कोई आप देखोगे उनसे उतनी नफरत कर रहा है। भैया ध्यान से पढ़ें उनको, ध्यान से समझें उनके कानूनों को। जो नफरत कर रहे हैं भैया, वो भी प्रेम करने लगेंगे बी आर अम्बेडकर को। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार दे के गए हैं आपको। आगे जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि आपको पहले ही मिल जानी चाहिए थी। ऐसा तो बी आर अम्बेडकर कह के गए हैं, पर मिली नहीं, उसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि संविधान सभा ने इतने काम किए लगातार, पर कुछ अन्य भी काम कर दिए, और वो अन्य काम आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 22 जुलाई 1947, ये जो घटना है 22 जुलाई 1947, अब ये घटना क्या है? इस दिन तिरंगे झंडे को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? तिरंगा अपनाया, तिरंगा झंडा। तो आपसे कह देगा कि झंडे को कब अपनाया गया, कि संविधान सभा ने झंडे को कब अपनाया? तो भैया संविधान ने झंडे को अपनाया कब? आपके 22 जुलाई 1947। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे देखेंगे अन्य काम क्या था, तो यहीं पर याद आओ 24 जनवरी। कौन सी जनवरी? 24 जनवरी 1950। आप देखोगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। और इसके बाद तो भैया संविधान लागू हो जाएगा ना। संविधान सभा की कैसी बैठक हो गई? अंतिम बैठक हो गई। अब इसके बाद जाओगे तो यहीं पर उसने कई सारे काम कर दिए। 24 जनवरी को ही अपना राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बना दिया। और राष्ट्रपति पहले कौन सा है? डॉक्टर भैया राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे कह सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन आया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ 24 जनवरी को ही आप देखोगे राष्ट्रगान को अपना लिया गया। किसको? राष्ट्रगान को अपना लिया गया। इसके बाद जाओगे तो अपने राष्ट्र गीत को अपना लिया गया। किसको अपना लिया गया भैया? राष्ट्र गीत को अपना लिया गया। तो ये चीजें आपकी मैंने आपको करा डाली, आपको मैंने संविधान का निर्माण करा दिया है। अब अगर कुछ छूटा होगा तो उस समस्त छूटे हुए को, और जो मुझे यहां से एक महत्वपूर्ण लगेगा कि ऐसा लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है परीक्षा की दृष्टि से, तो मैं उन चीजों को भी करा दूंगा। तो भैया आप लोग सारी चीजों को एक व्यवस्थित रूप दें, और जब जीवन व्यवस्थित होता है तो चीजें भी व्यवस्थित होने लगती हैं, और उससे व्यवस्थित करना होता है। अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आगे कुछ करें और कुछ कर गुजरें, और कर गुजरने के लिए बस एक ही माध्यम है, शिक्षा। आप देखोगे यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है कि भूखे सो जाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। भूखे सो जाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो भैया ये शिक्षा का ही महत्व है जो भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के पिता कहलाए। अन्यथा उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़ लिख कर आप देखोगे वो बैरिस्टर बन गए, संविधान के पिता बन बैठे। ऐसे नहीं बने भैया, वो सघन तपस्या थी। आपको ये तपस्या केवल 17 अक्टूबर तक करनी है, और आप भी अपना
चयन करा सकते हैं यूपीएसआई में। नवंबर में जीडी भी है, एनटीपीसी का सेकंड फेज भी है, सभी एग्जाम लगातार लगे हैं। और मैंने कहा ये जो क्लास है सभी एग्जामों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आपको मैं एक एक चीज कराऊंगा और आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे आरओ एआरओ है, हाई कोर्ट का आरओ एआरओ है, दूसरा आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का पीसीएस, सबके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो भैया इस क्लास के साथ जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी को कर ले सब्सक्राइब। आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में जरूर हम सहायक होंगे और पहुंचा के ही दम लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो आज क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त। और भैया निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भागों अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा कि इनमें क्या अंतर है, और उस अंतर को समझना है तो अगली क्लास आपको मिल जाएगी सुबह 8 बजे, और आज आपको मैथ वाली भी क्लास मिल जाएगी 5 बजे। तो याद रखें सुबह 8 बजे स्टार वाली क्लास लेंगे और शाम को 5 बजे आपकी लेंगे कौन सी भैया, मैथ वाली क्लास, और 12 बजे बीच में मिलेगी हिंदी वाली क्लास। तो सभी क्लासों के साथ जुड़ें और ये सभी क्लासें फ्री हैं, निःशुल्क हैं। आप देखोगे एक नया अंदाज है भैया, और इस नए अंदाज के को पढ़ना है तो आपको प्रयाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा, और करें और कराएं। तो आज के लिए इतना ही। और ये प्यार, ये समर्थन का तो आभार हमेशा मैं सानी रहूँगा कि आपका इतना समर्थन, इतना प्यार मिल रहा है, तो मैंने कहा हमेशा आभारी रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।